ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी ये है कि पांड्या एक 28 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इन दिल्ली, और उसका एक्सपीरियंस 5 साल का है। करंट फाइनेंशियल स्टेट उसकी 2020 में जो अभी ख़त्म होने वाला है उसकी ये है, उसकी एनुअल सैलरी अभी 12 लाख है, अकाउंट में 30 लाख रुपए है। एक ही बैंक अकाउंट है, उसमें सैलरी आती है, वहीं से सब खर्चा चलता है, सेविंग्स भी वही, सैलरी भी वही, सब एक ही है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ नहीं करता पांड्या, बस एक ही डेबिट कार्ड है, वहीं से वन टाइम डाउन टाइम डायरेक्ट पेमेंट जो है वो है, बस सिंपल लाइफ। ठीक है, अब हमें पांड्या को 2020 से उसके कुछ गोल्स हैं, उन गोल्स तक ले जाना है हमें। हमने थोड़ा सा फ्रैगमेंटेशन किया, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन डाला है कि शॉर्ट टर्म गोल्स पांड्या के हैं कि 2022 तक शादी करनी है, और 2024 तक घर लेना है। अब कहाँ घर लेना है ये नहीं पता, कौन सी जगह पे लेना है, रेट्स क्या है, नो आइडिया अबाउट इट, बट दिस इज लाइक द गोल, गेट मैरिड एंड बाय हाउस। दिस इज सेपरेटेड बाय 2 years फॉर नो पर्टिकुलर रीज़न एट ऑल। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उस पर आएंगे। पहले मैं पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, फिर विल कम टू द थिंग्स दैट सीम अनरियलिस्टिक। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं कि 2038 रिटायर विथ 3 करोड़ इन सेविंग्स। इसका मतलब है 2038 तक वो होगा 48 ईयर्स का, और 3 करोड़ रुपए सेविंग्स होनी चाहिए, आराम से रिटायर चिल। ठीक है, 2040 हुआ ना फिर, अगर ये 48 इयर्स, अभी 28 का है ना, तो 38 48 20, तो ये प्लस 2040 हुआ ना फिर यहाँ पे। इस डिस्कशन का पर्पस ये है कि वी वांट टू लर्न एक दूसरे से भी, और कि क्या हम टेबल पे ला सकते हैं, और गोल ये है कि हम बांडिया को इस स्टेट से 2020 से 2040 तक पहुंचाएं विद द गोल्स ही हैज़ इन माइंड। गोल्स अकम्प्लिश करने हैं। ठीक है, अब जो कॉन्क्रीट क्वेश्चंस जो मैंने सोचे हैं, जो यहाँ पर हैं कि हमें थोड़े से प्रैक्टिकल एक्शनेबल सजेशंस देने चाहिए। ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। दे डोंट, दीज थिंग्स डोंट गो एनीवेयर, मतलब उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हो कि अच्छा पहले आप बैंक अकाउंट को स्प्लिट करो, एक और बैंक अकाउंट खोलो, ये कंपनी है यहाँ पे रजिस्टर करो, साइन अप आसान है, यहाँ पे जा करो, तो दैट इज़ अ मच मोर Makes sense. हैवी वेट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये पहला है। अब गोल से रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं कि कैन बांडिया डू समथिंग द नेक्स्ट 2 years टू मेक हिम कॉन्फिडेंट अबाउट हिज मैरिज एक्सपेंसेस। तो क्योंकि हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो हमें क्या करना है इमीडिएटली वो सोचना पड़ेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैन यू मेक टू कंफर्टेबल बाय हाउस 2024। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और रिटायरमेंट एंड 48 विद 3 करोड़ इज अचीवेबल। ठीक है, अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि हम लोग, हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का एग्जांपल बोला वही है कि एवरी सजेशन यू मेक शुड ब्रिंग बांडिया क्लोजर टू अचीविंग हिज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। If you introduce a new investment strategy, financial jargon, please define it first and justify how it serves Bandia's goals. तो even if you fail to define it, someone हम में से कोई आप पूछ लेगा कि क्या exactly क्या मतलब है। So don't cut others। अगर आपको if you disagree with something on something, या तो तुम्हें कुछ ऐड करना है, जूम पे रेज हैंड का ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं है क्या है, रेज हैंड का ऑप्शन होना चाहिए। हाँ ये मैं रिएक्शन, रेज हैंड तो नहीं है, ये क्लैप है, बट या ओके वर्क्स। ओके, वो प्रेस कर सकते हो। तो ट्राई करेंगे कि हम काटे ना एक दूसरे को, बहुत जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी। और एक्शन प्लान ये है कि फाइनल एक्शन प्लान जो कंक्लूजन होगा इस डिस्कशन का, वो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे समराइज करें एंड सी वेयर इट गोज, क्या होता है। तो सजेशन ये है, ये सजेशन लॉन्ग टर्म गोल को सर्व कर रहा है या शॉर्ट टर्म गोल को, या दोनों को, वो कैसे हेल्प कर रहा है, हाउ,
और इस सजेशन से व्हाट इज द प्रोजेक्टेड बैलेंस आई वुड से और ईयर 2020 ऐसे ही मैं 2021 का एक और नया टेबल बनाऊंगा या फिर जो भी आगे का ईयर तुम्हें लगता है बनाना चाहिए उसका करेक्ट दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट अब इसमें से क्या अनरियलिस्टिक है कुछ हमें चेंज करना चाहिए ओपन टू सजेशंस राइट नाउ ओके हाउस का यार आई फील इट वेरी अनरियलिस्टिक बताऊं तो और अगर ऐसा मतलब अगर करना भी हो तो एटलीस्ट उसको लोकेशन तो डिफाइन करनी पड़ेगी मतलब अगर दिल्ली में काम कर रहा है और दिल्ली में चाहिए तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट मे बी इफ ही वांट्स इट इन हिज होम टाउन देन मे बी पॉसिबल टियर 1 सिटी में तो बहुत महंगा टियर 1 में तो साउंड्स वेरी हाउस में भी फिर वेरीड है मतलब 2 BHK डबल रेट का होगा 1 BHK 3 BHK और ज्यादा महंगा होगा तो वो भी पता होना चाहिए कि इतने रेट वेरी करते हैं और लोकेशन कौन सी है मतलब एक जगह 50 लाख का मिलेगा एक जगह 1 करोड़ का मिलेगा तो मतलब बहुत डिफरेंस यार इवन मतलब अगर हम चंडीगढ़ जैसा सिटी भी कंसीडर करें ना देन आल्सो यू नीड अप्रोक्सीमेटली 60-70 लाख हाँ चंडीगढ़ तो मुझे दिल्ली से भी महंगा लगता है कोर चंडीगढ़ बट ऐसा है कि हाँ प्रोबेबली अगर वो किसी जैसे अगर गांव में है जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसे वहां पे घर बनाना है तो मे बी पॉसिबल क्योंकि वहां पे काफी रेट्स कम होते हैं बहुत जो मतलब टायर 3 सिटीज होती हैं या उससे भी कम मतलब अच्छा टियर 3 सिटीज में सस्ते होंगे टियर 2 में भी बहुत महंगे हैं घर टियर 2 में भी महंगे होंगे हाँ अर्पित क्या बोल रहा है मैं कह रहा हूँ कि 2024 तक मतलब क्या ये भी डिबेटेबल है कि 2024 तक उसको घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए बिकॉज प्राइजेस थिंग इज कि अभी रेंट और जो रेंट है वो इतना लो हो गया है इन कंपैरिजन टू रियल स्टेट का जो प्राइस है कि उसको उससे कम पैसे में अगर वो पैसे अपने रखेगा तो उससे कम पैसे में अच्छा घर रेंट पर मिल जा रहा है मतलब लोग अब रेंट कर रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं ऐसा हो रहा है अच्छा सारे लोग तो अपने पास टियर 1 सिटीज में जैसे मैं अभी अच्छा एक और चीज यहाँ पे ऐसी है कि ये जो घर बना रहा है ना ये कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घर खरीदना चाहते हैं अपनी होम सिटी में फॉर देयर पेरेंट्स एंड स्टफ राइट लेकिन उस पे वो वहां पे रहना नहीं चाहते जैसे तो ये जो घर बनाना चाहता है ये वहीं पे रह के काम करना चाहता है क्या मतलब घर में रहेगा और काम करेगा उस सिटी में कि ऐसा है कि घर कहीं और बना रहा है और काम दिल्ली में करेगा और रेंट देगा वहां पे तो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है मतलब इस बंदे की वेयर ही वांट्स टू बाय द हाउस probably he'll not buy a house in the city where he does the job probably buy a house where he can retire later on ओके तो ठीक है तो अपने पास दो ऑप्शन है या तो ये बाय हाउस का ही ऑप्शन हटा दो जैसे अर्पित बता रहा है कि इट इज वेरी इजियर टू जस्ट रेंट इट आउट नहीं तो अर्पित तो ऐसा अज्यूम कर रहा है ना कि he wants to buy the house in the same city where he works but तूने कहा कि he does not want to do that so तब तो उस केस में वो वाला चीज मैटर नहीं करता ना रेंट वाला अच्छा तो buy a house in native place where he can retire अब नेटिव प्लेस क्या है टियर 1 2 3 क्या है वो भी हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है टियर 2 रखो कम से कम तू मतलब ऐसा कर ले बाय हाउस और फिर ब्रैकेट में प्राइस एस्टिमेट डाल दे ताकि और ज्यादा आइडिया हो जाए क्योंकि टियर 3 में भी मतलब यू कैन बाय एक्सपेंसिव हाउस तो थोड़ा प्राइस एस्टिमेट यहाँ पे होगा तो सजेशंस ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाएंगे पर हमें ये तो बताना चाहिए कि हमें अनरियलिस्टिक क्यों लगा ये गोल की हाउस लेना वो रीजन क्यों लगा हमें कि हम ऐसी कंक्लूजन पे आ गए कि ये तो बहुत अनरियलिस्टिक है इसका एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए हाउस लेना अनरियलिस्टिक लगा कि 2024 में हाउस लेना अनरियलिस्टिक लगा 2024 में हाउस लेना अनरियलिस्टिक लगा मैं अगर पर्सनली बोलूं तो नहीं 2024 में वो चाहे तो हाउस ले सकता है अगर लेना चाहे तो लोन पे नहीं यार लोन पे नहीं आई एम नॉट सेइंग यू टेक अ लोन एंड एवरीथिंग हम कंक्लूजन पे आए तो वो रीजन है इसका कि क्योंकि अगर वो इतने पैसे खर्च करेगा तो बेसिकली उसके पैसे होंगे नहीं बैंक में तो मतलब अच्छा बाकी गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा एग्जैक्टली हाँ तो हमने फ्यूचर उसका देख रखा है कि उसके पास अभी 30 लाख हैं उसके अकाउंट में प्लस उसकी सैलरी आ रही है तो उसका कंसिडरेबल पोर्शन हाउस के पैसे लगाने में जाएगा जब तक वो रिटायर होता है तो वो उतने पैसे वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता कहीं पे मेरे पास ना एक्चुअली एक कैलकुलेटर है जो मैंने कहीं से ढूंढा था तो उसमें ये सब चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी मैं एक बार शेयर करूंगा स्क्रीन तो उसके हिसाब से चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आपको कितना महीने में कितना पैसा लगाना पड़ेगा पर्टिकुलर हाउस खरीदने के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू टेक अ लोन और नॉट अगर हम लोन नहीं ले रहे तब तो वो कैलकुलेट कर रहा है इवन इन दैट फैक्ट इफ यू आर टेकिंग लोन
तो भी वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो टाइम फ्रेम हमें बड़ा करना पड़ेगा 2024 में, वो बहुत मुश्किल है इवन इफ यू टेक लोन। जब इस गोल पे हम आएंगे ना तब थोड़ा डीप में जाएंगे हाउस का बाय करने में क्या करना है, लेकिन अभी हमें क्लियर करना है कि इसको कैसे चेंज करूं कि दैट इट अपीयर्स रियलिस्टिक इनफ। यार एटलीस्ट टेक अ टाइम स्पैन ऑफ 10 इयर्स एटलीस्ट, मतलब अभी के हिसाब से 10 साल मान के 10 चल, years। अभी के हिसाब बाकी से लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, आराम से क्योंकि अगर उसको मतलब एक बंदे को अपना बजट इतना अच्छा रखना है तो आई फील कि 10 इयर्स तक, बिकॉज उसकी बाकी भी प्लान्स हैं, गेट मैरिड, बाय हाउस, और तीसरा जो है रिटायरमेंट। तो जो रिटायरमेंट कॉर्पस इतना 3 करोड़ का जो रखा हुआ है, तो वो अचीव करने के लिए बेटर है कि ये हाउस वाला गोल थोड़ा सा पीछे अगर शिफ्ट हो जाए तो बहुत इजीली वो 3 करोड़ वाला सबसे इजीली अचीवेबल है, सबसे ज्यादा इजीली है। बाकी ये दोनों थोड़े से मुश्किल है अगर इसका। The other thing I have in mind is कि इस पे भी डिपेंड करता है कि he wants to take a loan or not। मतलब जैसे मैं पर्सनली मैं देखूं तो मेरे हिसाब से तो लोन लेना चाहिए, बिकॉज लाइक उसका तो अगर वो लोन लेना चाहता है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू स्टार्ट गिविंग इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम 2024। इतना ज्यादा होगा भी नहीं उसके पास, मतलब बैंक अकाउंट में पड़ा भी हुआ है कि he can give installments। और वैसे भी करेगा भी क्या वो, मतलब रिटायर अगर 2040 में होना है तो लाइक ही हैज इनफ टाइम टू बिल्ड अ हाउस देयर, राइट? दिल्ली में तो काम करना है उसे इतनी देर तो तक। इसको लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर दूं मतलब? हाँ, ऐसे भी कर सकते 30 हैं। मिनिमम कर दे, बाद में कर दे तो और भी बेटर है, मीडियम लेकिन टर्म में शिफ्ट कर 30 दे। तो मिनिमम कर दे। हाँ, मतलब उसका गोल होना चाहिए जब तक वो रिटायर हो रहा है तो वो घर पे रहेगा, अपने घर पे रह रहा है वो। अगर रिटायर हो रहा है तो उसका घर पे रहना चाहिए। तो वो अगर वो सोच के चल रहा है मैं 2040 तक मेरा अपना हाउस होना चाहिए, इसका मतलब है कि उसने पहले 10-15 साल से पहले EMI देना शुरू कर दिया। जब तक वो बाय द टाइम वो रिटायर होता है तब तक वो घर उसका पूरा फुल अमाउंट पे हो चुका है उसका। तो अगर वो लोन भी ले लेता है 2024 में, उसने घर ले लिया, मान लो उसने घर ले लिया और डाउन पेमेंट कर ली मान लो 10 लाख की, और वो हर महीने फिर EMI दे रहा है 50,000, 30-40 जो भी जितने भी अमाउंट है डिपेंडिंग ऑन टाइम पीरियड जो आता है, बाय द टाइम 2040 उसका घर अपना होगा। क्योंकि वो उससे फिर क्या है, वो उस घर में 2024 में उस घर में मूव कर सकता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग रेंट वो EMI दे रहा है बैंक को। तो ये इसका बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? उस मतलब अगर गोल ये है उसका, अगर गोल है उसका 2040 में उसका अपना घर होना चाहिए, सो ही शुड लोन आउट द मनी इन 2024, पे करना शुरू कर दे वो 10 लाख का वो डाउन पेमेंट पे घर ले और बाकी 70 लाख का वो लोन लेके EMI दे रहा है। तो कंसेंसस क्या है? कंसेंसस क्या है? वो तो बंदे के ऊपर है ना, क्या चाहता है बंदा। यार देख 2035 लेके चल, ठीक है, और इसको ये सागर का पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है। इसको 2035 लेके चल, देख ऐसा होगा कि बंदा लोन भी लेगा, उसने खुद की भी सेविंग्स करे होंगे। ऐसा तो होगा नहीं यार, इन अ वेरी रियलिस्टिक सेंस बंदे खुद के सेविंग्स भी होंगे और बंदा लोन भी लेगा। दिस इज द बेटर सिनेरियो। तो हम ये भी देख लेंगे कि अच्छा ठीक है, उसको इतना कॉर्पस जोड़ने के लिए, जैसे 80 लाख है तेरे हाउस की प्राइस 80 लाख है, उसमें से तूने 40 लाख लोन ले लिया, 40 लाख तूने खुद का जोड़ा, ठीक है, समझ रहा है? आधा पैसा तूने लोन लिया, आधा पैसा तूने खुद जोड़ा। अब आधा पैसा जो जोड़ना है तूने, वो कैसे इन्वेस्ट करना है, दैट वो हम देख सकते हैं, समझ रहा है? हाँ, तो ये दिस इज एक्सेप्टेड टू ऑल, या फिर साउंड्स गुड। ये जो घर वो स्टार्टिंग में उसके पैसे देता है 80 लाख, तो जरूरी नहीं है 80 लाख हमने कैलकुलेट किया 2021 के हिसाब से, हमें पता नहीं 2025 पे पहुंचेगा वो 1.5 करोड़ का भी हो सकता है, तो वो हमें देख के चलना है। अच्छा इसका घर डबल प्राइस भी हो सकता है, वो एवरीथिंग कवर्ड हो जाएगा, वो एवरीथिंग कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन रेट में आ जाता है। इन्फ्लेशन आराम से, ये तो घर तो डबल ही हो जाएगा तब तक। और वो इन्फ्लेशन रेट में आ जाता है। तो अभी हम गोल डिफाइन कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी गोल डिफाइन कर रहे हैं। प्राइस एस्टिमेट जो आपने डाला है इट्स अकॉर्डिंग टू 2020 कि 80 लाख का 2020 में कर रहे हैं। 1.5 के करीब कर दे तब ज्यादा बेटर रहेगा 35 में। नहीं, अरे इनिशियल अभी प्रेजेंट वैल्यू लेके चलो, प्रेजेंट वैल्यू लेके चलो, अभी हमें फ्यूचर का पता नहीं है ना। हाँ ओके, ठीक है। सो ये गोल तो वो लग रहा है, ये तो ठीक है, रियलिस्टिक इनफ। तो गेट मैरिड में यही है ना कि जब कोई बंदा शादी करता है एकदम से उसमें लोन नहीं ले सकता, वो प्रॉब्लम ये है शादी के लिए। मतलब पता नहीं शादी के लिए भी लोन मिलता है। जिससे एक्सेप्ट है उसे शादी करनी ही करनी है।
अरे मतलब इसमें कोई रुकावट तो नहीं है ना, मतलब लड़की नहीं होनी नहीं, चाहिए। इसको लॉन्ग टर्म में नहीं डाल सकते, इसको करना ही पड़ेगा मेरे साथ। अमन कहाँ गया? 2050 में करेगा क्योंकि पैसे तभी तक अमन कहाँ गया? अमन रिटायरमेंट कहाँ के गया? बाद डाल दो इसको, चलो। अमन कहाँ गया? वीडियो ऑफ किया उसने। अच्छा, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल चीज हो गई, वो शादी करता नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी लोग शादी करेंगे तो शादी मान के चलते हैं, शादी करेगा। ओके, दिस इज एक्सेप्टेड गोल ना। अभी हम सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं इज दिस हाँ, गोल सेट है गोल। दिस इज एक्सेप्टेड रियलिस्टिक इनफ। अभी इस पर डिबेट करेंगे, इस पे बात करेंगे अभी बाद में। इस पे हाँ, बात इस पे बात करेंगे। चलो ठीक है। ओके, अब नाउ दैट वी नो कि ये स्टेटमेंट है, तो अभी 2020 में राइट नाउ अभी बांडिया को क्या करना चाहिए? हु वांट्स टू गो फर्स्ट? मैं बोलता हूँ पहले तो इसको बेसिकली सबसे बड़ी गलती इसने कर रखी है, इसमें सारा पैसा अपने बैंक में रख रखा है, तो अकाउंट बैलेंस इसका 30 लाख है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो 30 लाख कैश रख के बैठा है अगर अकाउंट में, तो उसको 3-3.5% मिलने होंगे इंटरेस्ट रेट पर ईयर, मतलब अबाउट 30,000 रुपीज उसके 30 जितने भी कितने 90,000 कितने 1 लाख इतने रुपए आ रहे होंगे 1 लाख। तो मतलब बहुत मतलब वो वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन पिछले साल का 5-6% समथिंग ऐसी था, तो 5% अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें तो ओवरऑल वो लॉस में है। तो वो क्या कर सकता है, अपने पैसे इनिशियली तो मूव कर सकता है कहीं 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 मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, जैसे स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गया, कुछ भी मतलब कहाँ पे जहाँ पे इन एफडी में मूव कर ले, मतलब एफडी में मूव कर देगा तो भी बहुत फायदा हो जाएगा उसको। मतलब सोचना चाहिए कि भाई एफडी करवा लेगा तो 5.5, अगर वो 30 दिन की भी एफडी कराएगा 30 डेज के भी, तो 5.5% उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इन्फ्लेशन तो वो बीट कर देगा। तो उसका गोल होना चाहिए सबसे पहले कि मुझे इन्फ्लेशन बीट करना है, फिर उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या Vinny, not one bank account नहीं, what Sagar is trying to convey is कि he should put money in different types of asset classes। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एसेट क्लासेस डिफरेंट होने चाहिए, आप इक्विटी में डाल सकते हो, आप डेट में डाल सकते हो। वेट, इक्विटी एसेट्स वगैरह रुको जरा। अभी कैश है उसका 30 लाख इज कैश, मतलब हाँ, बुक पे 30 लाख मेरे कैश है ना, तो मेरे पास रुपीस निकलेंगे, तो वो कैश की वैल्यू हमेशा हर साल डिप्रिशिएट होती है। हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में ज्यादा हायर रेट पे होती है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री में हायर रेट पे होगी, बाहर यूरोपियन या वेस्ट कंट्रीज में कम होगी। तो इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लो। और द अदर थिंग इज कि इसको ये भी देखना पड़ेगा, इसको सैलरी तो मिल रही है जैसे यहाँ पे, लेकिन इज ही उसने कोई ईपीएफ खोल रखा है कि नहीं खोल रहा है, बिकॉज लाइक ईपीएफ इज काइंड ऑफ फ्री मनी दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर ना। तो अगर उसने ईपीएफ नहीं खोल रखा है तो वो उसको मैच नहीं मिलेगा एम्प्लॉयर से। एक चीज का ध्यान रखना कि अभी गोल्स को सर्व करना चाहिए जो भी तुम बोल रहे हो। हाँ, डेफिनेटली। ईपीएफ वाली चीज प्रणव शायद ये टैक्स प्लानिंग में आ जाती है पूरी की पूरी मेरे हाँ, लेकिन दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेटेड टू द रिटायरमेंट वाला ना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। हाँ, अभी वो क्या कर सकता है, ये चीज बता रहा हूँ मैं, तो मतलब अभी इस वक्त वो उसके पास उसने कोई ईपीएफ नहीं खोल रखा है, उसको बस सैलरी मिलती है, तो ही कैन प्रोबेबली आस्क हिज एम्प्लॉयर टू ओपन अ ईपीएफ अकाउंट, ताकि उसमें वो अपने आप ही कंट्रीब्यूट करे, और फिर उसके बाद एम्प्लॉयर जो अपने पैसे देगा वो फ्री मनी होगा, मतलब वो उसको थोड़ी ना देगा। अच्छा, डिफाइन ईपीएफ। ईपीएफ इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या होता है उसका मतलब, क्या होता है उसमें? यार होता ये है कि ड्यू टू सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में व्हिच इज कॉल्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें सबसे मेजर चीज ये होती है कि जो आपकी तरफ से ना एक प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है, एक आपके सीटीसी में एक ये कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज इंक्लूडेड। वो आपके बेसिक सैलरी के बेसिस पे आपको मिलता इंक्रीज होता रहेगा, जैसे आपकी बेसिक इंक्रीज होगी वैसे आपका मतलब ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होता रहता है। और उसमें से पहले ऐसा था कि 50-50 जाता था कि 50% आपका मतलब आप खुद कंट्रीब्यूट करते थे और 50% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब वो रेशोज चेंज हो गई। अब वो रेशोज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, बट हाँ स्टिल अभी मतलब जनरल केस, सॉरी हाँ जनरल केस मैं ऐसा बोल रहा था, जनरल केस फिलहाल ऐसा है कि इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी देन यू नीड टू मैंडेटरली
contribute 12% of your income to EPF, Yes. and your employer will contribute 12% of their money to your EPF account. So that 12% that is coming from the employer is free money that is being contributed to your EPF account. 12% यार in बट India. प्रणव वो अभी 12% नहीं रहा, वो चेंज हो गया रेशियोज अभी. अच्छा ओके, हो सकता है चेंज हो गया, बट कितना हुआ होगा? 1-2% का फर्क पड़ा होगा आई थिंक. हाँ थोड़ा कम हो गया रेशियो वो. ठीक है, तो मतलब अच्छा. जनरली वैसे इतना 12% के आसपास रहता है थोड़ा बहुत. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, तो एक बैंक अकाउंट में चीजें नहीं रखनी है, और ईपीएफ no- के साथ ना स्लैश पीपीएफ कर दे. स्लैश पीपीएफ पर्सनल प्रोविडेंट फंड भी होता है. एक वीपीएफ भी होता है, स्लैश वीपीएफ भी. वॉलंटरली प्रोविडेंट फंड वो भी होता है, वीपीएफ भी होता है. अच्छा. और ये सारे टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं जितने भी पीएफ होते हैं. एग्जैक्टली. इसका मतलब अगर वो 5 साल से काम कर रहा है बंदा, उसको इतना आइडिया होगा कि वो हर साल अपने टैक्स फाइल करता होगा, तो हर साल वो टैक्स में सेव करता होगा, मतलब एटलीस्ट 1 अभी मतलब फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसको सैलरी आती है, उसको कुछ नहीं पता, मतलब टैक्स एग्जाम टीसी यूटीसी कुछ नहीं पता है उसको, बस वो टैक्स मतलब टैक्स ऐसे ही भर देता है. ठीक है, ऐसे कौन सा बंदा है? फिर भी मतलब समझाने के लिए बाकी लोगों को जिसको नहीं पता होगा उनको पता. ठीक है, ओके. और कोई इनिशियल थॉट्स हैं करंट सिचुएशन में? करंट सिनेरियो, उसके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए. सबसे पहली बात, considering the scenario of COVID and everything, the first thing that he should do with his account money is to create emergency/opportunity fund. ठीक है, emergency/opportunity. अब opportunity fund क्या है वो मैं समझा देता हूँ. मान लो इमरजेंसी फंड और दोनों डिफाइन करना. हाँ ठीक है. इमरजेंसी फंड इज बेसिकली कि आपके पास जितनी सैलरी आती है ना, उसमें से आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं. जैसे अगर मान ले कि मेरे पास सैलरी 1 लाख है और उसमें से मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं तेरे नहीं, बांडिया की 1 लाख है अभी, उसको 1 लाख ही है उसकी. हाँ मैं उसी के लिए मान के चल रहा हूँ 1 लाख. वही बोल रहा हूँ. 12 है तो 1 लाख हो गया ना. तो जितना तेरा मतलब एक्सपेंसेस है ना, उसका 6 से 7 मंथ्स का अप्रोक्सीमेटली, या 6 से 12 मंथ्स मान ले, 12 मंथ्स मान ले टू बी ऑन अ सेफर साइड. You can create a corpus for मतलब taking out your expenses on a regular basis if you don't have a job or if some mishappening happens. ठीक है, तो मान ले अगर तेरे expenses, इसको 12 कर ले, 12 months, 6 to 12 रख ले. कोई चैलेंज कर रहा है 6 to 12 months को? मतलब मैं ऐसे चैलेंज करता, लेकिन इसने साथ में स्लैश अपॉर्चुनिटी लगा दिया तो मेक सेंस. मतलब अगर बीच में मार्केट डाउन हो जाता है तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू वांट टू से ना, कि अगर मार्केट डाउन हो जाता है तो यू कैन यूज दैट मनी. अपॉर्चुनिटी फंड पे अभी हम आए नहीं है. नहीं यू कैन, मतलब अगर जैसे मान ले कि इफ एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, देन वो एक आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए जिसको आप यूज करके यू कैन क्रिएट अ वेल्थ आउट ऑफ इट. वेट अभी इमरजेंसी फंड को डिफाइन खत्म करो डेफिनेशन पे. इमरजेंसी फंड को मैंने डिफाइन किया कि जितने आपके एक्सपेंसेस है ना, जैसे मान ले 1 लाख आपकी सैलरी है एंड योर एक्सपेंसेस आर 50,000, तो उसका मल्टीपल, मतलब अगर 12 मंथ्स में आपके 12 into 50,000 वाला जो मल्टीपल है ना अप्रोक्सीमेटली, वो आपके पास एक कॉर्पस रेडी होना चाहिए. क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोविड सिनेरियो है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि कितना खर्चा हो जाए, तो यू शुड हैव दैट मनी विद यू एनी हाउ. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मतलब तुम कुछ और करो, कहीं इन्वेस्टमेंट करो, कहीं ना करो, ये जरूर होना चाहिए. So this is like a mandatory thing that you should have. So 6 to अनएम्प्लॉयड बंदा अनएम्प्लॉयड हो गया तो 6 महीने उसको लगेंगे, मान के चलता हूँ मैं, जॉब लगाने में वापस अपनी. 6 to 12 months of your monthly savings है ना. There's another thing. Expenses. There's another thing जिससे हम इस वाले ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, इन द सेंस कि अगर तुम ऐसे अनएम्प्लॉयड हो जाते हो तो यू कैन एक्चुअली विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर ईपीएफ आल्सो. तो तुम्हें मतलब इतना ज्यादा इमरजेंसी फंड करने की जरूरत नहीं है. तुम ऐसा कर सकते हो कि ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो कि अच्छा ईपीएफ से मैं इतना निकाल सकता हूँ इन केस आई गो अनएम्प्लॉयड. तो उस हिसाब से यू कैन मेक इट 6 to 8 not 12, ताकि तुम उसको इन्वेस्ट करके रख सको और उस पर रिटर्न आता रहे. मतलब ऐसे पैसे होने चाहिए जो जल्दी निकल जाए. हाँ, ईपीएफ में अगर इफ यू शो देम द प्रूफ दैट यू आर अनएम्प्लॉयड, दे विल गिव यू द मनी इंस्टेंटेनियसली. बट स्टिल मतलब इट इज बेटर टू हैव ईयरली सेविंग्स विद यू. मतलब अगर तुम्हारे पास उतना है तो तुम मतलब थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हो, मतलब इट इज समथिंग लाइक दैट. और ये कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए ये पैसे, क्योंकि आप बैंक में रखोगे तो या तो आप इन्हें बैंक में एफडी करके रखो. ठीक है, एक मिनट. Some amount of money you/your employer contributes, yeah.
कंट्रीब्यूट एनुअली मंथली होता है, मतलब वो सीटीसी में जैसे भी जाता है, वो जैसे भी कर ले तो उसे। हाँ, तो अभी हमने ईपीएफ का सोच रखा है उसने, और इमरजेंसी फंड किया है 6 to 8 months ऑफ मंथली एक्सपेंसेस। और कुछ है इमरजेंसी फंड में ऐड करने का? वाई इमरजेंसी फंड में अब मैं बता रहा हूँ कि ये पैसा रखना कहाँ चाहिए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां से आप इसे इजीली लिक्विडिफाई कर पाओ। ठीक है, आप एकदम से लिक्विडिफाई कैशिफाई मतलब कर पाओ। कैशिफाई कर, फटक से निकाल सको। हाँ, मतलब उसको आप एकदम से आपके पास आ सके, मतलब ऐसी जगह होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 2-3 एसेट क्लासेस हैं। या तो आप बैंक अकाउंट में उसे स्वीप कर लो, स्वीप इन का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, एक मिनट, कैन बी इन अ बैंक अकाउंट, कैन बी इन अ स्वीप इन फैसिलिटी ऑफ अ बैंक अकाउंट। स्वीप इन में क्या होता है ना कि वो शॉर्ट एफडीज बना देते हैं उसकी। जैसे अगर तेरे पास मान ले 10,000 रुपए हैं, तो 2-2, 3-3, 4-4 हजार की एफडी बना के उसे वो कर लेते हैं, ताकि वो आप इजिली मतलब उसे लिक्विडिफाई कर लो। या तो स्वीप इन बैंक अकाउंट कर लो, या उसे प्रॉपर एफडी में डाल दो स्लैश करके, या उसे लिक्विड फंड में डालो। ठीक है, there are liquid mutual, there is a class of mutual funds called liquid mutual funds. तो ये लिक्विड 3 डेट जगह आप फंड डाल होता है सकते वो। एक मिनट लिक्विड डेट, लिक्विड डेट फंड। स्वीप इन बैंक अकाउंट्स, लिक्विड डेट, यही थोड़ा ज़्यादा उसमें जा रहे हैं हम। ये सब समझाना पड़ेगा तुम्हें शायद। एग्जैक्टली, मैं अभी समझा रहा हूँ। फिलहाल बस अभी इनिशियल Overview थॉट्स ले में लो। ऐसा रखते हैं कि अभी क्या कर सकता है वो बंदा हाँ, अभी क्या कर 2023 में, सकता है? मतलब हाँ, तो उसके बाद इन चीजों पे फिर से रिविजिट करते हैं ओके डिटेल ओके, में। कूल। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है अभी, वो क्या कर सकता है, मतलब तूने कहीं पे लिखा था कि he doesn't have a health insurance, तो probably a good idea to do it वो as तो soon as possible, because कंपल्सरी। when you are young then you can get a low premium, and the other thing is कि you can get a low premium, and other thing is कि कुछ बीमारियों का वो होता है इनिशियल पीरियड होता है, उसके बाद ही तुम्हें व्हाट इज कवरेज ओके, मिलता है। व्हाट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस, और क्या कंपोनेंट्स है उसके? क्या मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस का? यार हेल्थ कंपोनेंट हेल्थ ऐसा कुछ नहीं इंश्योरेंस होता है। इट इज बेसिकली कि यार तू हॉस्पिटल में जा रहा है, ठीक है, एंड यू रिक्वायर ऑपरेशन, और हाँ, ऑपरेशन मान ले है 5 लाख का, हम्म, ठीक है, और तेरे पास अभी कैश 6 लाख का या 7 लाख का पड़ा है, तेरा पूरा का पूरा पैसा गया है। लेकिन अगर तू कंपेयर करे कि तूने एक साल में 5 लाख के कवर की इंश्योरेंस 15,000 या 11,000 12,000 में आ जाती है, अच्छी इंश्योरेंस, मतलब एचडीएफसी 6-7 अर्गो हजार है। में आ जाती, 6-7 हजार में आ जाती 5 लाख। हाँ, डिपेंड्स ऑन 6-7 एज, हजार बट में आ जाती 5 लाख। डिपेंड्स यार ऑन अगर एज एंड प्रीवियस बीमारियां तो नहीं हाँ, होती। अभी 30 की एज में 7,000 तक में मैक्स 5 लाख का यार आपको बट कवरेज अर्पित, मिल मेरे पास जाएगा। एक पॉइंट है, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी इंश्योरेंस खरीद रहे हो और उसमें कितने हॉस्पिटल्स का कवर है और कितनी बीमारियों का कवर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कभी नोटिस करेगा ना ओके, तो उसमें देयर आर फ्यू कंपनीज दैट आई नो जो अच्छा देती हैं। एचडीएफसी अर्गो इज वन ऑफ देम, देन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज वन ऑफ देम। तो ये कुछ कुछ कंपनीज हैं जो मतलब जिनका हॉस्पिटल कवर ज्यादा होता है और जिनमें अच्छे हॉस्पिटल ज्यादा कवर होते हैं, समझ रहा है। तो जैसे अगर मान ले कि मुझे मेदांता जैसे एक हॉस्पिटल है गुड़गांव में जो बहुत नोन है, बहुत अच्छा है, अगर मुझे वहां कराना है, या आर्टेमिस कोई एक अच्छा हॉस्पिटल है, या इवन तुम लोगों के घरों में भी मतलब कोई भी एक मेन हॉस्पिटल होता है जो हमेशा बहुत एक पैरामाउंट होता है, जो जिसपे सब लोग वहीं जाएंगे कि यार हम ये इसी में जाएंगे, इसी में दिखाएंगे। तो समटाइम्स दीज इंश्योरेंसेस दे कवर दोज हॉस्पिटल्स कि वो मतलब क्या करेंगे कि वहां आपको कवर दे सकते हैं। तो अगर मान ले कि तेरे पास अभी हमने सोचा था कि अभी तेरे पास 6 लाख 7 लाख हैं अपॉर्चुनिटी फंड या इमरजेंसी फंड, जो भी एनीथिंग इन दैट, एंड तेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और तेरे 6 लाख सीधा चले गए। लेकिन मान ले कि तूने अगर हॉस्पिटल जो ये तेरी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखी होती, तो तेरे साल में, चल अर्पित और मेरा मान लेते हैं तो उसे मिड में रख के चलते हैं, 10,000 ले लिए, 10,000 तूने पे करे, लेकिन तेरे पास कवर 5 लाख का है। तो योर कवर वुड बी, मतलब तेरा जो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस होंगे ना वो उसी में कवर हो जाएंगे। तो ये ऐसा होता है कि आप एक स्टैगर्ड एक्सपेंस होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन इट बेसिकली सिक्योर्स योर फ्यूचर। कि अगर यार मान ले कि किसी को भी इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ गई, मतलब हेल्थ मतलब किसी का हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा या कुछ और करना पड़ा, तो आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यू हैव समथिंग टू रिलाई ऑन। तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
And the good thing about it is कि तुम इससे tax deduction कर सकते हो अलग section में. Apart from that 1.5 lakh that government has given you, there is an additional amount जो तुम deduct कर सकते हो अपने taxable wage से. तो that's another incentive to get a health insurance. अच्छा 80D I think 80D अगर करके हेल्थ मिनट। इंश्योरेंस बिन्नी ऐड हाँ हाँ बोल। बिन्नी अगर हेल्थ इंश्योरेंस ऐड किया है तो साथ में फिर एक और ऐड कर लो, जैसे लाइफ कवर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक मिनट, जो लाइफ कि- कवर पे लाइफ कवर नेक्स्ट पॉइंट है, इसको कंप्लीट करना है हमें। हेल्थ इंश्योरेंस हम मंथली कुछ पैसा देते हैं कंपनी को, जो हमें बोलती है कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और कोई भी इमरजेंसी आ गई तो हम कवर कर देंगे, बस आप मंथली कुछ पे करते रहो थोड़ा थोड़ा, है ना? और मंथली मत इनिशियली करो, कुछ देना वन पड़ता टाइम है। कर लो 10,000। मतलब वैसे इनिशियली वगैरह कुछ नहीं देना है। मैंने ऐसे मंथली तो नहीं देखा है, एनुअली होता है, मतलब यू पे अच्छा। एनुअली 10,000 and like ये there मान are के चलो। incentives if you pay for 2 years in one go, then you will get some additional 20% discount or something. तो And even ये भी एक फायदा होता है, जैसे मान ले कि अगर मैंने 2 साल हॉस्पिटलाइजेशन नहीं यूज किया तो मेरा कवर बढ़ जाता है। 5 लाख से स्टार्ट हुआ था कवर, वो 7 लाख 8 लाख भी हो सकता है। अच्छा, और 10K एनुअली पे कर रहे हैं हम उस कंपनी को, और कुछ इनिशियल हमें कुछ प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम देना पड़ता है ना, जो यही होता है, यही होता है प्रीमियम। 10K प्रीमियम है। और इनिशियल कुछ पैसे नहीं देने पड़ते? नहीं, ओके कूल। टैक्स एग्जम्पशन और कुछ हमें ऐड नहीं करना ना इसमें? and you get free annual checkup, जिससे तुम्हें पता चलता रहता है कि तुम ट्रैक पे हो कि नहीं हो। मतलब कुछ गड़बड़ी हो रही है तुम्हारे साथ, अभी तो हम you can fix it while you are on लाइफ कवर। व्हाट इज लाइफ कवर अर्पित? लाइफ कवर बेसिकली अगर लेट्स से कि मुझे अभी कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को, क्योंकि मैं एक फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए मैं एक एसेट हूँ, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस फैमिली को प्रोवाइड करेगा, पैसे उनके लिए बनाएगा या जो भी। तो अगर मुझे कल को कुछ हो जाए, लेट्स से कि कल मैं जा रहा हूँ और कल को कुछ हो जाए मुझे, तो एक लाइफ कवर वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी फैमिली को वन टाइम एक अच्छा अमाउंट देगा। लेट्स से कि अगर मैंने 5,000 पर ईयर का एक 85 ईयर्स तक का एक लाइफ कवर ले रखा है, और आज के आज मैंने लिया है और कल मैं जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो अराउंड 1 करोड़ के आसपास मेरी फैमिली को वो दिखाएंगे रीजन कि कैसे क्या हुआ, तो 1 करोड़ के आसपास फैमिली को वन टाइम पेमेंट मिलेगा। तो दैट इज वेरी नेसेसरी, दोनों ही, हेल्थ इंश्योरेंस के ही जितना वो भी नेसेसरी है। मतलब एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मतलब एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ प्योर लाइफ कवर। कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि दे आर आल्सो गोइंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड देन आल्सो गोइंग टू डू लाइफ कवर, तो ऐसी चीजों से थोड़ा दूर रहना, बिकॉज मोस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस कि लाइक ऐसी चीजों में तुम्हें रिटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। लाइफ कवर भी तुम्हें अच्छा नहीं मिलता है, लाइफ कवर में मतलब तुम्हें ऐसे मिलेगा 30-40 लाख का, जिसमें कुछ होगा नहीं, मतलब बंदे की जान की वैल्यू तुम 30-40 लाख लगा रहे हो, दैट्स लाइक मतलब कुछ भी नहीं है वो, तो राइट। तो if you want to go, you go for a pure life cover. Don't go for such instruments जहाँ पे life cover भी है साथ में और investment भी है साथ में, और तुम्हें मतलब इस टाइप की चीजें इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहती हैं। उनको यूलिप्स कहते हैं, यूलिप से दूर पॉलिसीज रहो। बोलते हैं, बहुत बेकार होती हैं। यूलिप्स या फिर LIC में भी बहुत चीजें होती हैं ऐसी जो मतलब LIC कंबाइंड करके तुम्हें पैकेज देते हैं। हाँ, LIC की ज्यादातर पॉलिसीज यही होती हैं, और लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है हमने कुछ पैसे, बेसिकली लाइफ कवर और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्या है बिन्नी, कि वो कभी आपको रिटर्न नहीं कोई चीज देगा, ठीक है, वो गया पैसा तो गया, लेकिन वो आपको सिक्योर करता है। तो लोगों को क्या लगता है, नॉट फियर, मतलब हाँ अपने आप को सेव करना है तो कुछ भी कह सकते हो, बट सबको क्या लगता है कि यार ये पैसे चले जा रहे हैं, तो लोग यूलिप पॉलिसीज में फंस नहीं जाते, मतलब उनको पिच करने का इतना सही आइडिया रहता है ना इन एजेंट्स का, कि वो बोलते हैं कि यार अगर आपको कुछ हो गया तो देखो इतने पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं भी हुआ तो भी देखो इतने मिलेंगे। जबकि अगर आप यूलिप पॉलिसी और यूलिप पॉलिसी में से दोनों कंपोनेंट को हटा दो और दोनों को अलग अलग रखो, तो अगर नहीं हुआ तो भी बहुत ज्यादा मिलेगा, और अगर हो गया आपको कुछ तो भी बहुत ज्यादा आपकी फैमिली को मिलेगा। मतलब इसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं ना बिनी, मैंने एक स्लाइड जो तेरे को भेजी थी उसमें मैंने रूल ऑफ 72 बताया था, तो वो एक ऐसा रूल है ना, जैसे मान ले कि ये यूलिप्स को कैसे पिच करते हैं लोग ना, वो बोलेंगे कि यार आप मतलब आप हर साल 10,000 दे रहे हो, तो आप अगले 30 साल तक 10,000 दोगे, आप 3 लाख दोगे, जब तक आपकी पॉलिसी खत्म हो गया तो आपको 6 लाख वापस कर देंगे, ठीक है। तो these kind of people pitch in that way। अब उन्होंने ये तो बता दिया कि मैंने मतलब 3 लाख इन्वेस्ट किया और आपने 6 लाख दे दिया, लेकिन वो कितने टाइम फ्रेम में दिया वो इम्पोर्टेंट है यार। मैं 30 साल वैल्यू कितनी है,
यहाँ पे एक और चीज है, मतलब दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि ह्यूमंस आर वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू गेजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब उनको लीनियर सब समझ आता है, तुम उन्हें बताते हो तो लीनियर ग्राफ सब समझ आता है उन्हें, लेकिन जब ग्राफ का नेचर एक्सपोनेंशियल हो जाता है ना, तो ह्यूमंस का माइंड जो है वो इतना अच्छे से पता नहीं लगा पाता है कि क्या वैल्यू होने वाली है। तो ये मनी की चीजें होती हैं, व्हेन यू आर री इन्वेस्टिंग दैट अर्न्ड मनी इन द सेम इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जब फैक्टर आता है, तो वी आर नॉट सो गुड इन फाइंडिंग द वैल्यू आफ्टर 30 years। और वहां पे ऐसे लोग जो हैं वो फायदा उठा जाते हैं। मतलब जिस टाइप का वो आर्गुमेंट मारते हैं यहाँ पे कि LIC में इन्वेस्ट करो या फिर यूलिप्स में इन्वेस्ट करो। तो रूल ऑफ 72 सीधा बताता है कि आपका पैसा डबल होने के लिए कितना मतलब टाइम ले रहा है, क्या है। तो अगर मान लो कि मेरा पैसा 3 लाख से 6 लाख हो रहा है, ओह ठीक है, अच्छा और मतलब टाइम फ्रेम 30 है, ठीक है, तो 30 को 72 से, मतलब 72 को 30 से डिवाइड कर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब आपको सिर्फ 2.5 या 2 पॉइंट समथिंग का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पर ईयर अपनी इन्वेस्टमेंट पे। व्हाई टू इन्वेस्ट देयर व्हेन यू कैन गेट इवन मोर, मतलब इवन मोर इंटरेस्ट इन योर बैंक अकाउंट। 3.5 तो वही दे देते हैं भाई। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज मैजिक। अगर किसी को लग नहीं रहा है कि, तो कैलकुलेटर में जाओ, नंबर्स एंटर करो और सच में देखो कि कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे दिमाग में थिंक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रूल ऑफ 72 समराइज कर दे बस अपना, फिर वी विल मूव ऑन फ्रॉम राइट टू 72 को डिवाइड करो 10 से, तो 7.2 इयर्स में आपका पैसा डबल होगा। एग्जैक्टली, अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% रिटर्न है आपके एसेट्स पे। मान लो आपने स्टॉक मार्केट में 10% आ रहा है, तो कब डबल होगा 1 करोड़? 7.2 इयर्स में डबल हो जाएगा भाई। लेकिन ये इसमें यह है कि ये सिर्फ ऐसे 20% तक की वो करता है, क्योंकि ये लॉग वाला है कैलकुलेशन। तो 20% की अलाउ करेगा। अगर आपका 20-30% से ज्यादा रिटर्न है तो मतलब आपका ज्यादा। दिस इज फाइन, एग्जैक्टली, डन, ये सही है बिल्कुल। फॉर इट टू डबल, is this correct? और ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल के लिए देयर आर रूल्स ऑफ 114 and 144। नहीं वो ठीक है, कोई नहीं, ऊपर डाल देना ना ऊपर, ये तो जनरल चीज है। हाँ ठीक है। अब हमने तो ऐसे इसमें लिंक डाल देना चाहे, फिर बंदे बाद में मतलब अगर उनको डिटेल में जाना है तो दे कैन क्लिक ऑन लिंक्स एंड गो टू अ मोर डिटेल्ड आर्टिकल। ठीक है, वो डॉक में पब्लिक कर दूंगा लिंक करके, ठीक है। अब एक चीज हमने डिफाइन नहीं की, अपॉर्चुनिटी फंड। हाँ प्रणव क्या बोल रहा था? नहीं ये सप्रा बताएगा ना अपॉर्चुनिटी फंड। यार अपॉर्चुनिटी फंड का देख सीन ऐसा होता है कि मान ले कि अभी कोविड के टाइम पे मार्केट मतलब 15-16% गिर गया था, मतलब मेरे को जहां तक याद है, इससे ज्यादा भी गिरा था, हो सकता था कि उससे ज्यादा भी गिर जाए, ठीक है। 30 हाँ मतलब 30 गिरा था। हाँ, तो 30% अगर मार्केट गिरा, देन मतलब जब ना, मेरा तो एक पॉइंट होता है, वॉरेन बफे साहब हैं, बहुत बड़े साहब, वो क्या कहते हैं कि व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी यू शुड बी fearful and when everybody is fearful you should be greedy। वो टाइम ऐसा था when everybody was fearful, then you should be greedy enough to invest your money। define opportunity fund। हाँ तो यार तो पॉइंट पे तो आने दे, बोलने तो दे भाई। तो उस टाइम पे इट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स, बिकॉज वो ऐसा पॉइंट था जब मार्केट अपने लोएस्ट पे था, एंड देन यू कुड हैव लाइक मिंटेड अ लॉट्स ऑफ मनी देयर, ठीक है। तो वहां पे ना कुछ अमाउंट, जैसे मान ले कि तेरे पास 1 लाख या 2 लाख, तू वहां पे सीधा इन्वेस्ट करता ना, तेरे को अगले 5 महीने में भाई कम से कम 20-25% रिटर्न मिल जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। 60 तक मिला है, क्योंकि नीचे गया था 30 और जब उस मनी को रिकवर उसने किया है तो ऑलमोस्ट 60%। बट इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है, लाइक यू आर अज्यूमिंग कि द पर्सन इज इन्वेस्टिंग and he knows when the dip is, right? So ये मैं मानता हूँ, that's not possible। and मतलब ऐसा तुम्हें करना है तो ऐसा करो कि आज 5% गिरा तो ठीक है, मतलब make buckets of your money। अगर मान लो तुम्हारा opportunity fund you have 1 lakh rupees, तो make 5 buckets of that 1 lakh rupees and make a commitment to yourself कि अगली बार 5% से ज्यादा गिरेगा तो I am going to throw 1 bucket in, okay? अगर और 5% गिरा है, I'm going to throw another bucket in। मतलब make a rule before the market drops, because you can never know पहले never know when the market मतलब हम टाइम नहीं कर सकते मार्केट को, ये तो एक फैक्ट है। ये प्रणव ने बहुत सही बात कही कि हम टाइम नहीं कर सकते, और ये 5% वाला हिसाब सही है, लेकिन
कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे ही जब ऐसे मार्केट 30% गिर जाते हैं ना, तब आपको लमसम इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा होता है रादर देन स्टैगर्ड वे में। बट नॉर्मली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टैगर्ड वे इज द बेस्ट फॉर्म, जो प्रणव ने बताया दैट इज द बेस्ट फॉर्म टू इन्वेस्ट इन मार्केट। लेकिन जब इतना ज्यादा गिरता है ना, तब लमसम में इन्वेस्ट करने का फायदा है। तो हाँ, लेकिन ये 30% एक दिन में नहीं गिरा था ना, ये धीरे धीरे करके गिरा था। 30% में एक दिन गिर ही नहीं सकता क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जिस दिन मार्केट गिरा था वो एक दिन था मार्च 23 को, जिस दिन मार्केट गिरा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बहुत शॉर्ट करके रखा था। तो जिस दिन मार्केट गिरा था वो 15-16% गिरा था। तो 15-16% जिस दिन गिरता है ना मार्केट, तो लोग उसी दिन बहुत डर जाते हैं भाई कि क्या होगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा समथिंग। और ऐसे दिन 5-10 साल में एक बार आते हैं। तो आप वो सोच के बैठे हो कि आप इतना सारा कैश रख के बैठे हो कि 5 साल में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत पैसे डालूंगा, तो वो बहुत बड़ा आपका 10% तो सर्किट डाउन लिमिट है, 15% कैसे गिर गया एक दिन में? 7.5 पे एक सर्किट लगता है, सर्किट 1, फिर 15% में दूसरा। एक मिनट मार्केट गिरना मतलब 15 पे लगता है। एक मिनट, मार्केट गिरना मतलब वो सेंसेक्स ड्रॉप बोल रहे हो ना तुम? और व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? क्या है सर्किट, क्या मतलब है वो? टेक्निकल में चला गया सागर। तो बेसिकली क्या होता है, स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे होता है कि अगर एक मिनट आदित्य, मैं आऊंगा तेरे पे। कोई भी स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है वो 7.5% गिरता है, तो उस पे स्टॉप लग जाता है ट्रेडिंग पे। यू कांट ट्रेड इट फॉर हाफ एन आवर। ओह, क्यों? तो ये स्टॉप, दिस इज द रूल, ऐसे चलता है। अच्छा, ये रूल इसीलिए किया गया था कि लोग पैनिक सेलिंग ना करें। तो अच्छा, पहले तो लोग बेचते चले जाते थे, वो मार्केट एक दिन में आधा हो जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने करके रखा है ऐसा। और फिर 15% गिरता है तो समथिंग 1 घंटा, समथिंग 2 घंटा होता है। उससे ज्यादा 20% पे एक ट्रिगर होता है जिससे दिन स्टॉप हो जाता है। यू कांट ट्रेड फॉर द होल डे, अगले दिन वहां पे शुरू होगा। तो मतलब मैक्सिमम द अमाउंट कैन ड्रॉप इज 20%, से ज्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता। ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज बता रहा हूँ, बाहर के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग कंट्रीज में, लंदन का अलग रूल होगा। ये पर स्टॉक, ये पर कंपनी स्टॉक है या फिर मार्केट पूरी गिरती है जब? पूरी मार्केट का है। अच्छा, ओके, लेकिन पर स्टॉक प्राइस पे भी होता है, पर उस पे भी होता है। अच्छा, अर्पित क्या ऐड कर रहा था? वो इट डिपेंड्स ऑन पर शेयर और ओवरऑल पे भी होता है। अरे अर्पित क्या ऐड कर रहा था? हाँ, अपर सर्किट और लोअर सर्किट का जो फंडा होता है वो ये होता है कि वो स्टॉक पर स्टॉक भी डिफाइंड रहता है। जैसे कुछ एक स्टॉक 5% ही ऊपर हिट कर सकते हैं और 5% बॉटम। कुछ स्टॉक्स का होता है कि वो 5% को जब हिट करेगा तो उसको 5% और ऐड वो करके और ज्यादा हिट कर सकता है। F&O वगैरह का सीन होता है। बट जो ओवरऑल निफ्टी का बनाया गया होगा, तो जैसा सागर बोल रहा है कि 7.5 का होगा, बट वो हर एक स्टॉक अलग अलग डिफर करता है। कुछ एक स्टॉक जैसे यस बैंक वगैरह 10% तक गिरते थे, 10% गिरते थे, फिर एक सर्किट हिट करते थे, फिर 10% गिर जाते थे, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो उसका किसी ये ओवरऑल रूल नहीं है। ये खाली जो सागर के बोलने का मतलब हो सकता है वो खाली एक निफ्टी या फिर सेंसेक्स का कहने का मतलब हो सकता है। और जो अभी तुम लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मार्केट गिरते टाइम कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि कितना मार्केट गिरेगा। तो मैं बोलूंगा कि आप पता लगा सकते हो कि कब मार्केट ने अप ट्रेंड चालू किया है, उसको पता लगाने का तरीका होता है। डाउ थ्योरी लगाओ और आप वहां से बता सकते हो कि किस टाइम से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और चाहो तो मैं अभी भी अपना एक स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकता हूँ कि कब मैं मार्केट में एंटर किया था और कब से मार्केट। और जैसे एक और टर्म बोलते हैं कि जैसे प्रणव अभी बहुत अच्छी बात बोल रहा था कि नीचे जाने पर लगा दो, बट स्टॉक मार्केट में बोला जाता है नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो कभी भी गिरती हुई मार्केट में पैसा तब तक मत लगाओ जब तक आपको आइडिया नहीं है कि वो कितना ज्यादा गिरेगा। तो 5% पर आपने लगा दिया, फिर वो 5% गिर गया, फिर वो 5%, तो आपको हमेशा लगेगा यार अपॉर्चुनिटी लूज कर लिया आपने। ठीक है, आप 30% पर नीचे जो लगा सकते थे वो आपने 5% पर ही लगा दिया। तो इट्स बेटर कि आप डाउ थ्योरी वगैरह पढ़ लो, आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर मार्केट मतलब। और उसमें भी आप बिल्कुल ही नहीं, पीक पर नहीं आप पैसे निकाल पाओगे, आप थोड़ा सा नीचे आने पर ही पैसे अपने निकाल पाओगे। और जब मार्केट अप ट्रेंड अपना शुरू करता है तो अप ट्रेंड में भी आपको करीब करीब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट करने के बाद ही बता सकते हो कि ठीक है अब अप ट्रेंड चालू हो गया, अब आप मार्केट में एंटर कर जाओ। तो उसके बाद पैसे हमेशा बढ़ेंगे। तो अगर चाहो तो मैं बाद में वो स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। ठीक है, डाउ थ्योरी वगैरह के बारे में, अप ट्रेंड और डाउ थ्योरी दोनों। नहीं, डाउ या टेक्निकल एनालिसिस बहुत मतलब डीप टॉपिक है, मतलब उसमें अगर हम जाने लगे ना तो
And मतलब ये डाउ थ्योरी और एक और चीज जो हमें डिफाइन करनी चाहिए ना कि मतलब वी टॉक्ड अबाउट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें बांडिया इन्वेस्ट कर सकता है. वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट हिज नेचर. लाइक इज ही मतलब इज ही अ पैसिव इन्वेस्टर और इज ही मतलब वो बार बार फॉलो करता रहता है, उसको इंटरेस्ट है क्या ऐसे टेक्निकल एनालिसिस में जाने में, कि वो ऐसा बंदा है कि बस सैलरी कमाता है, अपने काम से मतलब रखता है और अपना काम मतलब ज्यादा अंदर नहीं घुसता है चीजों के. तो इस चीज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होगी. लाइक आई वुडंट सजेस्ट एनीवन टू गो इनटू टेक्निकल एनालिसिस. First of all, because it's very complicated. The second, it's inexact science. It's not going to give you a guaranteed return. मतलब it's not physics की एक formula लिखा हुआ है और होके रहेगा ऐसा. मतलब जो अर्पित ने बोला, there is a probability कि uptrend में तुम invest करोगे तो फायदा है. But like it's only a probability. It's not an exact science. ठीक है. यार बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे ना देयर आर बॉलिंजर बैंड्स होते हैं आपके, बहुत चीजें होती है टेक्निकल. ऐसे में अगर हम वो जाने लग गए ना तो हम पूरे इन्वेस्टमेंट के ट्रेडर बन जाएंगे. मतलब वहां नहीं जाते. एक काम करते हैं, यू हैव टू अज्यूम कि बांडिया विल लिसन टू यू गाइस एंड आंख बंद करके जहां पैसे लगाने हैं और जहां पे जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो तुम्हारी स्ट्रेटजी पे वो करेगा. ठीक है. हाँ, और प्रणव का पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं. प्रणव ने जो बोला ना कि रिस्क प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बंदे के लिए. तो वो बंदा कैसा है, इट डज ही इवन वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना. अभी वो मना कर देगा तो डिस्कशन बंद थोड़ा ना कर देंगे हम. तो अभी तुम सबने बैठ के हमने डिफाइन कर दिया कि टूल्स क्या है हमारे पास, स्ट्रेटजीज नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है हमारे पास. ये सब है. ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क प्रोफाइल जानना. मतलब मैं इसलिए नहीं बोला, जब भी किसी आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास भी जाओगे ना, द फर्स्ट थिंग दैट ही विल आस्क यू इज कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप मतलब मॉडरेट रिस्क टेकर हो. शुड वी डिफाइन फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, मे बी वी कैन कि वो मॉडरेट रिस्क ले सकता है शायद. मतलब what this guy is chasing is this guy is chasing कि भाई मेरे को नहीं तुम फिर गोल से बैकवर्ड वर्क करो ना. गोल हमारा ये है कि हमें ये सब करना है, लॉन्ग टर्म ये है. तो व्हाट शुड बी बाय स्टार्ट, व्हाट शुड बी माय रिस्क प्रोफाइल इन दैट सेंस. हो सकता है ना जो इसका गोल है वो. यार रिस्क प्रोफाइल ऐसे नहीं होती बिन्नी. रिस्क प्रोफाइल आपके इननेट नेचर में होती है. वो आपका नेचर कैसा है यार. ऐसे तो देख, मान ले कि अगर मैंने एक दिन एक स्टॉक, मैंने मान ले कि HDFC रिलायंस में एक दिन में पैसा लगा दिया मैंने 10,000, ठीक है, अगर 10-15,000 लगा दिया, अगले दिन वही स्टॉक, भाई ऑपरेटर लोग होते हैं मार्केट्स में, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे प्ले विद लॉट. जैसे हर्षद मेहता वाज एन ऑपरेटर, ठीक है, तो वो स्टॉक के मार्केट उसको ऊपर नीचे लेके जाते हैं. अब एक दिन भाई वो मतलब 100 रुपए 200 रुपए नीचे हो गया अगर वो स्टॉक, तो एक नॉर्मल, एक मतलब जो कंजर्वेटिव रिस्क टेकर है उसकी तो फट जाएगी. उसकी तो ऐसा होगा कि यार ही वुड नॉट बी एबल टू कोप अप विद द लॉसेस दैट ही हैज मेड. बट एक मॉडरेट रिस्क टेकर थोड़ा सा रिस्क ले सकता है. 50-60 रुपए गिर भी जाएगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो डिफाइनिंग दिस, विल दिस अफेक्ट द फॉरवर्ड डिस्कशन? आगे को फर्क पड़ेगा क्या हमने डिफाइन नहीं किया? तो पड़ेगा. तो हमें क्या डालना चाहिए इधर? कंजर्वेटिव ऐसे मान के चलते हैं कि बहुत ऐसे मान के चलते हैं सेफेस्ट टाइप का इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या अपने गोल्स पे रीच कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जो उसके गोल्स है. कंजर्वेटिव मान के चलते हैं, मतलब क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए वो सेफ रहेगा. ठीक है, उसको क्यों ऐसे आइडिया दे कि भाई तू अपने पैसे जिसके हमने टॉक के थ्रू उसके लगा दिए अपने पैसों की. मेक सेंस. ये इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिफाइन कर दिए हैं. Bandia knows all these things. Now let's come to this goal and then define the concrete steps here.